काम कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले आप आरएसएस दी आरएसएस रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी बुक भी लिखे हैं। समग्र देश में आप संगठन के काम के लिए आपका प्रवास होता है। आपका वर्तमान में केंद्र हैदराबाद है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश में जब लागू हो जाएगा तब भारत का शिक्षा व्यवस्था कैसा होगा, इस विषय को सामने लाने के लिए आज दोनों प्रांत को मिलाकर हम लोग ने एक वेबिनार का आयोजन किया है। अभी उस विषय को रखने के लिए मैं माननीय श्री सुनील अंबिकर जी को आमंत्रित करता हूँ। सभी को नमस्ते। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर, क्लियर है एकदम। आ रही है जी भाई साहब। ठीक है, तो सभी को नमस्ते। और आज आप सब लोगों के साथ मिलने का वर्चुअल क्यों न हो मौका मिल रहा है, लेकिन इसका बहुत एक खुशी है। और आप लोगों ने ये जो पहल की है, इनिशिएटिव लिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा करने के लिए, ये भी अभिनंदनीय है, क्योंकि आज पूरे देश में इसकी चर्चा चल रही है और पूरे देश में इसका स्वागत भी हुआ है। और सारे लोग चाहते हैं कि देश में एक हमारा अच्छा शिक्षा व्यवस्था बने, ताकि हमारा जो आने वाला जनरेशन्स है या प्रेजेंट जनरेशन है वो इस तरीके से तैयार हो कि वो स्वयं आगे बढ़े और पूरे देश को आगे बढ़ा सके। तो ये विचार पूरे देश में चल पड़ा है। इस समय पर हम सब एक कोरोना की महाबीमारी से लड़ रहे हैं। लगातार सारी व्यवस्थाएं खड़े करके हम बिल्कुल बिना हारे बिना थके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मैं इस समय आपके सभी के स्वास्थ्य के लिए भी शुभकामना करता हूं। देश में एक और चर्चा चल रही है कई दिनों से कि हमारे देश के आर्थिक स्थिति के बारे में, उसके आर्थिक विकास के बारे में, और गरीबी जो है उससे कैसे हम लोग मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम लोग अभाव को, जो भी हमारे देश में कमी है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो रही है। दुनिया में भी भारत के विकास की चर्चा हो रही है कि भारत आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा दुनिया में भी चर्चा हो रहा है। इस समय ये कोरोना का संकट, उससे जो हमारे आर्थिक सारे उद्योग और बहुत सारा एक परिणाम प्रभाव उस पर आया है। उस समय चीन के साथ हमारा जो विवाद हुआ और उसके बाद पूरे देश में एक ऐसी परिस्थिति बनी कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें ऐसे किसी पर निर्भरता नहीं रखनी चाहिए जो हमारे देश के हित में, हमारे लोगों के हित में, हमारे देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे घटना प्रसंग हमारे जो संकल्प होते हैं, इरादे होते हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। तो मुझे लगता है आज देश भर में ये सारी चर्चा चल रही है। अगर ये होना है तो हमारे देश की जो क्षमता है, कैपेसिटीज है, हमारे देश के जो स्किल्स है, कुशलताएं हैं, हमारे देश की जो उपलब्ध बातें हैं, जो अवेलेबल पॉसिबिलिटीज है, उन सभी का अच्छे तरीके से उपयोग होना जरूरी है। हमारे पास, देश के पास एक युवाओं की शक्ति है, उसका पूरा उपयोग होना जरूरी है। और इसलिए आज ऐसे समय में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय हमारी शिक्षा भी उसके लिए एक अनुकूल या उसके लिए एक सपोर्टिव इस तरीके की बने। और आत्मनिर्भर बनने के लिए जैसे युवा हमारे देश को चाहिए, विश्वगुरु बनने के लिए अपने योग के साथ पूरी संस्कृति का जो परिचय है और उसकी जो अच्छी बातें, उसका लाभ पूरे विश्व को मिलना है, तो उसको समझने वाले युवाओं की हमको जरूरत है।
आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मविश्वास जिनके पास है, जिनको देश के बारे में एक गौरव का भाव है, ऐसे युवाओं की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये काम कई बातों से होता है, लेकिन उसमें शिक्षा व्यवस्था जो है, एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दृष्टि से आज इस समय पर हमारी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आना, ये मुझे लगता है केवल संयोग नहीं, एक बहुत बड़ा अच्छा योजना भी इसमें ध्यान में आती है। एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी एक शिक्षा नीति भी उसके साथ आ गई है जो उसके लिए एक पूरक है, मतलब एक सपोर्टिव है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि इससे हम आगे बढ़ने के लिए हमें अच्छा मौका, अच्छा अवसर मिलेगा। ये शिक्षा नीति के बारे में विद्यार्थी परिषद के नाते आप सब लोगों ने भी बहुत पहले से इसमें भाग लिया। इसके हर कमेटी के सामने, समिति के सदस्यों के सामने, सरकार के सामने अपने विचार रखे। और उसके पहले भी हर जिस समय भी शिक्षा की चर्चा हुई या हमने शिक्षा की चर्चा प्रारंभ की है कई बार, उस समय भी ऐसे मुद्दे उठाए हैं। आज मुझे लगता है कि शिक्षा नीति जो आई है उसका देश भर में स्वागत हो रहा है। विद्यार्थी परिषद ने भी, आप लोगों ने भी इसका स्वागत किया है और बहुत सारे विरोध करने वालों ने भी इसका स्वागत किया है। और ये मुझे लगता है एक अच्छे शुभ लक्षण है कि जिससे इसके क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन का रास्ता और ज्यादा आसान दिख रहा है। अगर मैं इसके शिक्षा नीति के कुछ बिंदुओं के बारे में उल्लेख करूं और उस पर हम लोग चर्चा करें तो ज्यादा उसका भी एक आवश्यकता यहाँ पर लगता है। इस नई शिक्षा नीति की कुछ विशेषताएं हैं जिसका उल्लेख मुझे लगता है यहाँ करना जरूरी है। पहली बात तो, और ये बातें भारत में बड़े बड़े शिक्षाविदों ने जो बातें कही, जिसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया, जिसको महत्व नहीं दिया गया, और आज 21वीं सदी में भारत में इन बातों को लेकर हमारी शिक्षा नीति आगे जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं इसके कुछ बिंदुओं को हाईलाइट करूं तो सबसे पहली बात यह है कि ये शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि इसमें समय जरूर लगा, लेकिन पहला एक ड्राफ्ट आया, उसके बाद उस ड्राफ्ट को लोगों के सामने रखा गया, उसके बाद वो वेबसाइट पर रखा गया, कई सारे सुझाव आए और उसके बाद एक ड्राफ्ट बना और उसके आधार पर एक नई कमेटी बनाई गई डॉक्टर कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में। और फिर उस कमेटी ने बहुत बड़ा एक एक्सरसाइज किया, लगभग 2 लाख लोगों से मिलना हुआ। उसमें शिक्षाविद थे, सामान्य लोग थे, पेरेंट्स थे, अलग अलग विधा में काम करने वाले लोग थे, और नीचे से हमारी जो लोकल परिषद होती है, मतलब लोकल बॉडीज जो होती है, उनके भी इनपुट लिए गए। और इसलिए इसमें हमारा देश की जैसी विविधता है, डाइवर्सिटी है, उत्तर से दक्षिण, अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जगह रहने वाले, अलग अलग आर्थिक परिस्थिति, बहुत सारी अलग अलग विविधता है। उन सभी से जो सलाह मशवरा करने के बाद, एडवाइस के बाद ये शिक्षा नीति को लिया गया। और उसके बाद भी जब पूरा ये ड्राफ्ट बना, इस ड्राफ्ट को भी फिर से एक बार चर्चा के लिए सामने रखा गया। उसके बाद जो चर्चाएं आई, वो चर्चाओं को भी इसमें शामिल करने की एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया हुई, जिसमें सरकार के जो भी संबंधित अंग थे, मिनिस्ट्रीज थी, सब शामिल हुए, जो भी हमारी संस्थाएं हैं वो शामिल हुई। और मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद ने भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, अधिकृत रूप में लिया। और आज मुझे लगता है इतनी चर्चा के बाद ये बात आई है, और इसलिए इसकी जो व्यापकता है या इसकी जो इंक्लूसिविटी है, सर्वसमावेशकता, ये बहुत काफी अच्छी खासी है। और इसमें जैसे हम लोग संस्कृत में बोलते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधः, तो इस तरीके से इसमें बहुत सारा मंथन हुआ है और उस मंथन के बाद ये नीति आई है। निश्चित रूप से कोई नीति अंतिम नहीं होती, इसमें भी सुधार की गुंजाइश हो सकती है आने वाले समय में,
लेकिन आज के मंथन के बाद निकला हुआ मुझे लगता है द बेस्ट डॉक्यूमेंट मैं इसको कह सकता हूँ, और वो आज के समय के अनुसार मोस्ट रिलीवेंट है और एक बहुत ऐसा डॉक्यूमेंट निकला है। दूसरी बात यह है कि किसी ने कहा था कि भाई ये जो पॉलिसी है ये एंगेजमेंट ऑफ यूथ करती है, ये लोकल को बहुत महत्व देती है, लोकल नॉलेज को, लोकल यूथ को, लोकल स्किल्स को, और उनको इंक्लूड करती है। दूसरा मुझे लगता है कि ये ज्ञान का विस्तार भी करती है, क्योंकि इट्स इंक्लूसिव इन स्पेसिफिकली इन टर्म ऑफ नॉलेज आल्सो, यानी ये सबसे अपडेटेड नॉलेज भी ले रहा है और हमारा पुराना जो नॉलेज है उसको भी ले रहा है, लोकल जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसको भी अकोमोडेट कर रहा है। तो ये उस दृष्टि से काफी एक जो मैं कहूँगा कि काफी एक तरीके से व्यापक इसका एक स्वरूप ऐसा बन गया है, और इसीलिए मैं कहूँगा कि भारत के लोगों का, भारत के युवाओं का जो एस्पिरेशन है, वो अकॉर्डिंग टू एस्पिरेशंस है एंड इट हैज एड्रेस्ड वेरी वेल टू द एस्पिरेशंस। दूसरा एक पॉइंट इस पॉलिसी के बारे में है कि ये पॉलिसी में भारतीयता जो है वो भारतीयता बहुत अच्छे तरीके से झलक रही है, बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट हुई है, जिसकी आज हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर मैं इसको एक एक करके कहूँ तो इसमें भारतीय भाषाओं के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है। यानी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से अंग्रेजी का इतना प्रभाव बढ़ा। हम किसी भी भाषा के विरोधी नहीं है, हम तो हमेशा बहुभाषी रहे और नई नई भाषाओं को भी भारत में हमेशा प्रोत्साहन मिला। लेकिन हमारे देश में कई प्रकार की भाषाओं में, अपनी प्रादेशिक भाषा में बोलने वाले कई सारे टैलेंट्स बहुत पीछे रह रहे थे, उनके लिए उतना स्कोप नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है ये जो पॉलिसी है ये मातृभाषा में शिक्षा की बात कर रही है। मुझे लगता है कि ये बंगाल के सभी लोगों के लिए, बांग्ला में अगर सब लोग, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि तमिलनाडु में, बांग्ला में, महाराष्ट्र में भी देखता हूँ, कई लोग बोलना जानते हैं लेकिन लिखना नहीं जानते, क्योंकि पहले से अंग्रेजी माध्यम में चले गए हैं। और मुझे लगता है कि उसके कारण से वो अपने ट्रेडिशन, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का महत्व, उसके साहित्य से बहुत दूर होते हैं। इसकी चिंता हमारे देश, पूरे देश में सब जगह हो रही है। मुझे लगता है ये गुड न्यूज़ है कि प्राइमरी एजुकेशन सबका अपनी मातृभाषा में या प्रादेशिक भाषा में होगा, और उसके बाद उसके साथ साथ वो अन्य भाषाएं भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हायर एजुकेशन में जो आज हमारा टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस है, उनके साथ भी ये व्यवस्थाएं उपलब्ध होगी कि हम हमारे सभी प्रोफेशनल कोर्स से लेकर जनरल कोर्सेज भी भारतीय भाषाओं में हम पढ़ पाएंगे। इसलिए ये पॉलिसी हमारी सारी भाषाओं को इम्पोर्टेंस देती है और उनको रिकॉग्नाइज करती है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पर अगर इसको ठीक तरीके से रिकॉग्निशन मिलता है और पढ़ने की सुविधा उपलब्ध होती है, तो आज जो हम 5-10% टैलेंट से हमारा देश चला रहे हैं, जो अंग्रेजी जानते हैं, और बहुत सारी टैलेंट जो अपनी भाषाओं में उपलब्ध है वो मिस कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि ये पूरी 100% टैलेंट को हमारे एक्सप्लोर करेगी। और अगर हमारी इतनी 10% टैलेंट लगने से ही हम यहाँ तक पहुँच गए, सभी का अगर योगदान इसमें बढ़ जाएगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, एक्सचेंजेस बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है यस वी कैन क्रिएट द वंडर्स। तो ये पॉलिसी उसको भारतीयता का दरवाजा खोलती है, भारतीय ज्ञान को भी इम्पोर्टेंस दे रही है। इसलिए नॉलेज ऑफ इंडिया नाम से इसमें उल्लेख किया गया कि वो भारत के ज्ञान को भी इसमें पढ़ाया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मुखोपाध्याय जी ने 1920 में ट्रेडिशनल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडिया नाम से किताब हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के लिए लिखी थी 1920 में, बट दैट इज एब्सेंट इन अवर मेडिकल एजुकेशन। किसी रे ने हिंदू केमिस्ट्री लिखा था, एब्सेंट इन अवर एजुकेशन सिस्टम। तो मुझे लगता है कि ये नई पॉलिसी उन सभी हमारे ज्ञान को इसमें महत्वपूर्ण स्थान दे रही है। वो एक तरफ सबसे दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करती है, और एक तरफ ये सारा नॉलेज जो ऐसी किताबों में है, जो हमारे गांव देहात ट्रेडिशनल लोगों के हाथ में है, उनको नॉलेज है। हमारे बॉटनी में हमारे हर्बल मेडिसिन और हमारे हर्बल प्लांट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं पढ़ाई जाती, वो सब के लिए ये पॉलिसी दरवाजा ओपन कर रही है भारतीय ज्ञान के लिए।
दूसरी बात ये है कि ये भारतीय जो नीड है, आवश्यकता है, उसको भी एड्रेस कर रही है। और इसीलिए इसमें इसको ठीक से लोकलाइजेशन, इसको एक तरफ इसका ग्लोबलाइजेशन है और एक तरफ लोकलाइजेशन भी है, और लोकल चीजों को भी ग्लोबलाइज करने की बात है। तो मुझे लगता है कि अब हमारी शिक्षा जो होगी उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि हम सबसे कुछ चीजें हम नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की पढ़ेंगे, और साथ में उसका जो अपनी लोकल नीड्स है, लोकल अवेलेबिलिटीज है, उसके बारे में भी उसका एक ठीक से ब्लेंडिंग करेंगे। इसलिए ठीक तरीके से भारत के लिए जरूरी और भारत की लोगों को शामिल करते हुए ब्लेंडिंग है। ये नहीं कि हमें सब बाहर से लाना है और वही शिक्षा पढ़ानी है, बस वही भारत की शिक्षा होगी। ये जो कंसेप्ट हमारे देश में कुछ सालों से चल रहा था, उसको ये बिल्कुल अलग कर रही है। और आज हम लोग बंगाल से लेकर देश भर में इस शिक्षा से निकलकर जिस तरह का डाइवर्शन हमारे कई सारे पढ़े लोगों ने हम लोगों ने देख लिया, तो मुझे लगता है उस दृष्टि से ये रिवॉल्यूशनरी है। बंगाल में रिवॉल्यूशन के बारे में बहुत गलत अर्थ प्रस्तुत करते हैं। मुझे लगता है सही क्रांतिकारी जो बात होगी वो तो इस तरीके की हमारी ये शिक्षा नीति की जो स्टेप्स है ये होगी। दूसरी, वो भारतीय सृजन पर विश्वास करती है, इसलिए हमारे इसमें इनोवेशंस है, लोकल रिसर्च के लिए इसमें स्कोप है। एनआरएफ लोकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और लोकल भाषा में रिसर्च को भी अनुमति देती है। तो ये हमारे लोकल इनोवेशंस को काफी अच्छे से अकोमोडेट करती है। ये केवल बाहर से विदेश में पढ़ा रहे अच्छे अच्छे टीचर को लाके ही हम अपनी शिक्षा कर देंगे, ऐसे विचार नहीं रखती। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बुलाने की बात इसमें है, लेकिन अपने टीचर्स को बनाने की बात है, अपने भारतीय टीचर्स को। और इसलिए एक लंबी चौड़ी योजना टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में की गई है, जिसमें 4 इयर्स डिग्री कोर्स होगा, और जो उस तरीके की एक लंबी जो योजना है उसके लिए फंड्स है, उसके लिए डिवोटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उसके कोर्स के बारे में, करिकुलम के बारे में काफी विस्तार से इस चीज को इम्पोर्टेंस दिया है। मुझे लगता है कि सरकार की नीति, उसके साथ सरकार का फंड, उसके साथ टीचर्स का ट्रेनिंग, उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूशंस का एम्पावरमेंट, और उसके लिए स्टूडेंट्स को एक अच्छी तरीके से एक फ्रीडम और उनके लिए अच्छी तरह से स्कोप, ये सभी का ब्लेंडिंग इस पॉलिसी में दिखता है। और इसलिए जहां एक तरफ भारत में टॉप विदेशी 100 यूनिवर्सिटीज आने की बात इसमें की गई है, विद्यार्थी परिषद ने भी हमेशा ये कहा था कि भाई आप टॉप यूनिवर्सिटीज देश की, दुनिया की लिस्ट करके लाइए, उसको वेलकम करिए, एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स दे शुड वर्क इन अवर कंट्री। लेकिन ये पॉलिसी 2 कदम आगे बढ़कर अपने भारत के विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाकर उसमें भारत के, दुनिया के विद्यार्थियों को अपनी विधाओं को सीखने के लिए अट्रैक्ट करने की बात कर रही है। ये मुझे लगता है कि इसमें एक जज्बा है कि भारत में वो एक कॉन्फिडेंस दिखाता है कि हमारे पास भी वो चीज है, एंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड वी विल रीच टू दैट लेवल। तो ये मुझे लगता है कि उस दृष्टि से भारत को विश्वगुरु बनाने की जो एक इच्छा, मुझे लगता है इस पॉलिसी से उसकी झलक मिलती है। ये भारत के जो प्रिंसिपल्स है, हमारे जो तत्व है, उसके अनुसार है ये, और इसीलिए ये वैल्यूज को भी इम्पोर्टेंस दे रही है, वो हमारे नॉलेज को भी इम्पोर्टेंस दे रही है, और हमारे एस्पिरेशंस को भी इम्पोर्टेंस दे रही है। दूसरा, ये एक बात और समझने की है कि जैसे मैंने कहा कि भारतीय, हम लोग कई बार कॉलेजेस में देखते हैं कि विद्यार्थी आ जाते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कि विद्यार्थी आ गए, अब उनको तो पढ़ना भी नहीं आता, ठीक से नंबर कैलकुलेशन भी नहीं आता है, ये कई बार लोग कहते हैं, क्योंकि रट्टामार चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अभी इस पॉलिसी में इस बात को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि विद्यार्थी की तरफ अगर ध्यान देना है तो प्री स्कूलिंग से देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बचपन में ही हो जाती, और इसलिए इस पॉलिसी में इंटीग्रेट कर दिया गया है प्री स्कूलिंग को। और ये मुझे लगता है कि जो 3 to 6 का पीरियड है, इसको भी जोड़ा है, उसके लिए करिकुलम बनाया जाएगा, उसके लिए फंड दिया जाएगा। और वो जो हमारी प्राइमरी स्कूल है, यानी इसलिए पहला जो फेज बनाया गया, इसमें 3 साल से 6 साल तक, और फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ये मिलाकर एक 5 साल का पीरियड कैलकुलेट किया गया। बाद में हम लोग 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड का एक 3 साल का पीरियड है,
देन 6, 7, 8 का एक पीरियड है 3 साल का, और फिर 9, 10, 11, 12। तो ये 5+3+3+4, ये जो फॉर्मूला बनाया गया है, ये मुझे लगता है पूरी तरह एक इंटीग्रेशन करता है। और लास्ट में ये रिसर्च का जो एक पॉइंट था, उसको नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को जोड़कर उसके लिए स्पेशली एक क्रिएट करना, फंड क्रिएट करना, एक व्यवस्था क्रिएट करना, और वो केवल अपने लैब्स को नहीं तो यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को भी रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करेगा। वो रिकॉग्निशन करता है, ऐसे काम करने वाले टीचर्स को भी रिकॉग्निशन की एक स्पेशल टेन्योर की एडिशनल व्यवस्था है, विदाउट डिस्टर्बिंग द करंट प्रोसीजर ऑफ प्रमोशन ऑफ द टीचर्स। ये मुझे लगता है कि एक तरीके से पूरा इसका जो दायरा है वो दोनों तरफ एक्सपांड हुआ है और दोनों तरफ चीजों को इम्पोर्टेंस दिया गया है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये फुल एक इकोसिस्टम इसमें बनाई गई है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये काफी अच्छे तरीके से होगा। और इसमें प्राइमरी एजुकेशन में स्पेशली जो फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरसी, संख्या ज्ञान और नंबर का ज्ञान, क्योंकि हमारे जितने भी विद्यार्थी आज दुनिया भर में गए हैं जिन्होंने इस पद्धति से नंबर्स का और इसका ज्ञान लिया, वो लोग आगे गए हैं। इसलिए आगे आने वाला समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 0101 कॉम्प्यूटिंग का है, उसमें कैलकुलेशंस और इस तरीके का मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंस होगा। तो मुझे लगता है भारत की वो विशेषता रही है और आज उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है। ये बात इस पॉलिसी में ये भी है कि हम लोग हमेशा सोचते थे कि भाई स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि व्हाट इज एजुकेशन, तो वो कहते थे कि हाउ टू लर्न एंड व्हाट टू लर्न, ये सिखाना ही शिक्षा है, बाकी तो फिर विद्यार्थी सीख लेगा। और मुझे लगता है इस पॉलिसी में भी इस बात को स्पेशली इन वर्ड्स एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू लर्न, ये सिखाने की पद्धति अपने टीचर्स ट्रेनिंग में आएगी और उसका उपयोग हमारी स्कूली शिक्षा में किया जाएगा। इसलिए मातृभाषा, बहुभाषा, हाउ टू लर्न, व्हाट टू लर्न, और इसके लिए फिर जो एक महत्व का विषय हम लोग बार बार उठाते थे कि बच्चों पर इतना रट्टा मार का वजन बढ़ाया, उनका बस्ता जो है मतलब स्कूल बैग वो भी बहुत हेवी है, तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि करिकुलम को कम किया जाएगा। ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक वंडरफुल थिंग है कि जहां आज लोग करिकुलम लगातार बढ़ाने की बातें कर रहे हैं और दबाव देते चले जा रहे हैं, इस समय ये रिड्यूस द करिकुलम ये बात कर रही है। हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी बात इसमें है। विद्यार्थी परिषद तो लगातार कहती थी कि भाई आपने करिकुलर बातों को इतना महत्व दिया और को करिकुलर बातें, विद्यार्थी समाज में जा रहा है, सर्वे कर रहा है, किसी बात का प्रत्यक्ष अध्ययन करने जा रहा है, कोई संगीत में जा रहा है, कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है, तो घर में भी लोग बोलते थे कि तू पढ़ाई कर, ये बाकी बातें मत कर फालतू, टीचर भी वही बोलते थे। ये चीजें उस चीजों को रिकॉग्नाइज कर लिए करिकुलम में। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारे देश में आईटी सेक्टर ने जितने जॉब दिए उतना बॉलीवुड और हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देती है, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें रिकॉग्निशन नहीं है। और इसीलिए आज मुझे लगता है कि अब किसी स्टूडेंट को ये नहीं सुनना पड़ेगा कि ये तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि इट विल बी अ पार्ट ऑफ करिकुलर, और ये विदाउट डिस्टर्बिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कोर सब्जेक्ट और कोर रिसर्च। ये साथ में विद्यार्थी को, जैसे हम लोग एक शब्द उपयोग करते थे कि जो फैकल्टी रेजिमेंटेशन है, बिल्कुल एक बंधन जैसा बना दिया कि आप इधर जाओ या उधर जाओ, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है आपको इधर से उधर जाने की। और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाते समय जो एक विषय रखा था हमारे मदन मोहन मालवीय जी ने, कि जैसे हमारे नालंदा विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला विद्यालय थे, विश्वविद्यालय थे, और जो मल्टी डिसिप्लिनरी होते थे, जहाँ एक तरफ विज्ञान भी पढ़ते थे लोग, शास्त्र भी पढ़ते थे, फिलॉसफी पढ़ते थे, खेती करना भी पढ़ते थे और चिकित्सा की भी जानकारी लेते थे, तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज विद्यार्थी के पास होता था और फिर वो अपने अपने डिसिप्लिन में बहुत कुशलता भी अर्जित करते थे। तो ये जो पद्धति थी, इसी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाते समय मदन मोहन मालवीय जी ने लिया था। अब ये नई शिक्षा नीति एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बारे में बात कर रही है। छोटे छोटे कॉलेजों की जगह बड़े बड़े विशाल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो मल्टी डिसिप्लिनरी होगी उसके बारे में ये बात कर रही है। और हमारी शिक्षा में भी
ये जो पाठ्यक्रम है उसमें महत्वपूर्ण बात आई है, जिसको आजकल हमारे देश में 14 विद्या और 64 कलाएं होती थी, और जिसको हम लोग बिल्कुल महत्वपूर्ण बात समझते थे। तो आज ये जो हमारे विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम होगा उसमें इन सब बातों को उसी दिशा में ले जाने का प्रयास किया जाएगा, और जिसके कारण आज सारे प्रकार से ये होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ये हमारे डिग्री का एक माध्यम बनेगा। और इसीलिए ये 4 वर्ष के पाठ्यक्रम में मल्टीपल लेवल पर एग्जिट होगा, और जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और डिग्री विथ रिसर्च ये मिलेगी, और विद्यार्थियों को फिर सीधे पीजी के 1 साल में विदाउट एमफिल रिसर्च में जाने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है ये डिग्री विथ रिसर्च जो है ये भी हम लोगों को, हम हमेशा कहते थे कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, हमारे ग्राउंड सर्वे से सीधा नॉलेज हम लोगों को मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये हमारे उन सारे नॉलेज को इसमें अकोमोडेट कर रहा है, और ये मल्टीपल एंट्री भी इसमें शामिल की गई है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटीज है ये मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा को एक तरीके से हमारे हर तरह की डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करते हुए भी उसका जो क्वालिटी है या उसका जो स्तर है उसको मेंटेन करने के लिए ये काफी सारा काम होगा, और उसके लिए जो जरूरी टीचर होंगे, इसीलिए टीचर के लिए 4 वर्ष का एक सीरियस कोर्स तैयार करने की योजना है, और हमारे डिग्री कॉलेजेस में ही ये 4 ईयर कोर्स चलाया जाएगा, ऐसी योजना इसमें आई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी है टीचर्स को इतना महत्व देना, और लगभग इसमें ये कहा गया है कि जो ये टेम्पररी टीचर्स रखते हैं या शिक्षा सेवक रखते हैं, इसको धीरे धीरे सबको समाप्त करना है। इसके बारे में इस पॉलिसी में एक लंबा चौड़ा बात की गई है। ये मुझे लगता है एक एजुकेशन की तरफ जो हम लोग हमेशा कहते रहे कि हमारे जैसे देश में शिक्षा ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और जिसको सरकार को प्रायोरिटी से करना चाहिए। और ये प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं जो बिल्कुल ग्रांट जो नहीं लेती है या एड नहीं लेती सरकार की, वो बिल्कुल फ्री की तरह है, इस तरीके की बातें देश में होती थी। ये पॉलिसी उनको भी ये जिम्मेदारी देती है कि जो चीज़ें सरकारी में लागू होगी वो प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट में भी बराबरी से लागू होगी। तो ये मुझे लगता है गुड न्यूज़ है, क्वालिटी एश्योरेंस की ओर बढ़ने का एक कदम है। समय लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कदम उस दिशा में है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वालों को भी ये आश्वासन मिलेगा कि भाई आप लोगों को भी उस तरीके की शिक्षा मिलेगी। तो ये मुझे लगता है कि आज टीचर एजुकेशन में और टीचर करियर इंप्रूवमेंट में बहुत सारी बातें की गए, आप सब लोग उसके बारे में पढ़ सकते हैं। बंगाल में हम लोग स्कूल के बारे में हमें पता है कि कुछ दिनों पूर्व हमारे बांग्ला भाषा के लिए तापस और हमारे साथी जो थे उन्होंने संघर्ष किया कि बांग्ला के शिक्षक चाहिए, और उसको बांग्ला शिक्षक के रूप में क्या मिला ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से अत्याचार हुआ। मुझे लगता है कि इस पॉलिसी ने उन बातों को बहुत अच्छे से एड्रेस किया है, और मैं मानता हूं कि उन सब शहीदों के लिए ये श्रद्धांजलि भी है। और बंगाल में तो बांग्ला भाषा के रक्षा के लिए बहुत लोगों ने अपना बलिदान भी दिया है। तो मुझे लगता है कि उन सभी भाषाएं के इम्पोर्टेंस को ये अंडरलाइन करती है, और इस दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये सब लोगों तक ये बात पहुंचाने की जरूरत है। दूसरी एक बात ये है कि इस संदर्भ में एक और बात जोड़ी जा सकती है कि जो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लास है, इसके लिए भी इस पॉलिसी में विशेषकर बहुत सारी बातें बताई गई है। अगर मैं इस बात को कहूँ तो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, फिर महिलाएं और ऐसे जितना सारा वर्ग है, उन सभी लोगों के लिए स्पेशली ये पॉलिसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो पॉइंट नंबर 14.4.1 में लिखा गया है कि ईयरमार्क सुटेबल गवर्नमेंट फंड्स फॉर द एजुकेशन ऑफ SEDGE, मतलब स्पेशली सोशली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप्स, सेट क्लियर टारगेट्स ऑफ हायर GER, gross enrollment ratio of SEDG group, enhance the gender balance in admission in higher education,
और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशली ऐसे इंस्टीट्यूट, हाई क्वालिटी के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। मुझे लगता है कि बंगाल के लिए बहुत ही बड़ा वरदान होगा कि ऐसे इंस्टीट्यूट जगह जगह अगर खुलते हैं तो। और ये आउटरीच प्रोग्राम की भी बात कर रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे ऐसे स्टेप्स है कि जो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। एक और बात इसमें की गई है, हमारे बंगाल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो, कि कई प्रकार के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप्स आती है, फेलोशिप आती है, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती है। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट देता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको डाइवर्ट कर देता है, दूसरे काम में लगा देता है। कई दिन तक उसको स्टेट गवर्नमेंट यूज करता है और साल के अंत में जब विद्यार्थी का पूरा साल निकल गया उसके बाद उसको रिलीज करते हैं। इसमें भी करप्ट प्रैक्टिसेस होती है। तो मुझे लगता है कि ये संघर्ष हम छात्र संगठन के नाते भी लगातार हम लोग करते आए। आज मुझे लगता है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की बात इसमें की गई है और ये बहुत जल्दी डेवलप किया जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों का इसमें होगा, सभी प्रकार की स्कॉलरशिप अलग अलग मिनिस्ट्री की जो है वो सब इसमें इंटीग्रेट होगी। ये पोर्टल पर सारी जानकारी होगी। स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन, एनीबडी कैन ट्रैक देयर पोजीशन, स्टेटस क्या है चेक कर सकेंगे। और मुझे लगता है कि ये हमारे देश में जहाँ बहुत बड़ा डिप्राइव्ड क्लास आज शिक्षा में आ रहा है उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। हमारे जैसे एक्टिविस्ट लोगों के लिए भी जो समाज में ऐसी सहायता पहुंचाना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा होगा कि हम लोग विद्यार्थियों की सहायता कर पाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत क्रांतिकारी है, क्योंकि बड़े बड़े कहने वाले लोग भी जो ऐसी वेलफेयर स्कीम्स के पैसे हैं वो इसको इधर उधर डाइवर्ट करते हैं। जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था स्पेशली एससी एंड एसटी हॉस्टल्स एंड स्कॉलरशिप्स के बारे में, तब कई स्टेट्स में ये ध्यान में आया था, बंगाल में भी ये ध्यान में आया था कि कई सारे हॉस्टल्स में दूसरा ही कुछ चल रहा है, कैंप्स लगाए हुए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स चल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स को 2-2 साल तक डाइवर्ट किया गया है। और मुझे लगता है कि ये आंसर देते देते बंगाल सरकार को काफ़ी दिक्कतें हुई थी। तो मुझे लगता है कि आज ये स्कॉलरशिप पोर्टल जो एक बहुत विद्यार्थियों के लिए, ऐसे समाज के वर्ग के लिए बहुत ज़रूरी था, वो एक स्टेप इसमें आया है। और ये स्कूल करिकुलम में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन जो एनसीईआरटी के लिए और बाद में सिमिलरली वो स्टेट्स में भी वो गाइडलाइंस है कि वो भी इस तरह से करे और सीधे तौर पर एनसीएफ की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के बारे में, उसके डिटेल के बारे में भी पॉलिसी में कहा गया है। तो मुझे लगता है दिस पॉलिसी इज नॉट मेयरली टू बी अ डॉक्यूमेंट बट इट विल गो बियॉन्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड वेरी फास्ट। और इसलिए इसमें सभी का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होगा, सभी लोगों का, यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, कॉलेजेस और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबका रोल इसमें इम्पोर्टेंट है। हर लेवल पर ये पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट करने की ज़रूरत है। मैंने जैसे को करिकुलर की बात हुई है तो इसमें हर एक लेवल पर कोई ना कोई ऐसी स्किल, कोई ना कोई लाइफ स्किल, और ये हर एक लेवल पर स्कूल से ही विद्यार्थियों को सिखाई जाएगी और उनको नॉलेज ऑफ इंडिया के तहत भारत का जो ज्ञान है वो हर एक लेवल पर किया जाएगा। इसमें केवल वो नॉलेज इस तरह से दिया जाएगा कि जिसमें कलाकारों को भी शामिल किया जाएगा, लोक कलाकारों को भी शामिल किया जाएगा, जिनको भी ऐसा नॉलेज है उनको भी इसमें, उनके साथ भी इंटरेक्शन के प्रोग्राम होंगे। हमारे संस्कृति का परिचय प्रत्यक्ष कार्यक्रमों के माध्यम से भी होगा, विद्यार्थियों के पार्टिसिपेशन से। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी सारी बातें इसमें जोड़ी गई है। दूसरा और एक विषय होगा वो क्वालिटी के बारे में है। जैसे मैंने आपको शिक्षा के बारे में बताया कि टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में मैंने उल्लेख किया, टीचर प्रमोशन के जो अलग अलग स्टेप बनाए गए हैं और उसमें भी लोगों को स्कोप दिया गया है। मुझे लगता है वो भी टीचर्स के लिए एक अच्छी खुशी की बात होगी कि वो अगर रिसर्च करेंगे या वो कुछ भी करियर में अपना एडिशन करना चाहेंगे तो उनका रिकॉग्निशन होगा हर एक लेवल पर। अभी एक और बात हो गई कि हमारे क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बन रहा है, वैसे एक्रीडिशन के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, ग्रांट्स के लिए, देन मॉनिटरिंग के लिए
ऐसे अलग अलग प्रकार की बॉडीज बनाने का भी एक सुझाव इसमें दिया गया है। और वो सारी जो बॉडीज होगी उसमें ये बात भी देखी जाएगी कि रेड टेपिज्म कम हो, और उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि किस तरीके से सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशंस और इन बातों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, ताकि ये बात जो रेड टेपिज्म के कारण कई सारी चीज़ें जो इधर उधर हो जाती है और उनको ठीक तरीके से रोकने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए शिक्षा संस्थाओं को ऑटोनॉमी के बारे में भी बात है। मुझे लगता है कि ऑटोनॉमी को भी एक फेज वाइज रखा गया है कि पहले एम्पावर होना है, पहले उस तरीके से क्वालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को करना है, और आने वाले समय में हर एक इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड होना पड़ेगा, अपने को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल नॉट एग्जिस्ट। और ये बड़ा भी होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस पॉलिसी में जो एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य एक केवल एक कुछ सीख कर डिग्री पाकर नौकरी की लाइन में खड़ा होने वाला मनुष्य नहीं, तो जिसके पास एक स्किल्स होंगे, लाइफ स्किल्स होंगे, और लाइफ स्किल के साथ साथ जिनके पास लाइफ स्किल्स के साथ साथ जिनके पास एक कॉन्फिडेंस होगा, और मुझे लगता है एक होलिस्टिक अप्रोच होगा। जैसे पॉलिसी में कहा गया है कि इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड मोरल इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। ये जो एक बात की गई है, ये मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट है आज के समय में। और आज लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड flexibility in curriculum and novel and engaging course options will be on offer to the students. कुछ लोगों ने ये प्रश्न मुझे पूछा कि भाई जो स्पेशलाइजेशन है उनके साथ क्या होगा, लोग जनरल तो नहीं बन जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात समझने की होगी कि जनरल के साथ साथ ये जो सारी लोग हैं, ये rigorous specialization in subjects और subjects, उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस इस पॉलिसी में दिया गया। अगर आप 11.6 पढ़ेंगे तो ये रिगरस स्पेशलाइजेशन के बारे में भी बात करता है। लेकिन अगर आपको कोई भी फील्ड में रिसर्च करना है तो वो हाई क्वालिटी होलिस्टिक अगर होना है तो एडिशनली यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज। यानी हमारे नॉलेज के बारे में मालूम होना चाहिए, लोकल कंडीशंस के बारे में मालूम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम होना चाहिए, और हमारा जो भी रिसर्च होगा, जो भी काम होगा, वो ह्यूमन फ्रेंडली, ह्यूमन लाइफ के लिए फ्रेंडली होना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होना चाहिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए भी फ्रेंडली होना चाहिए, ओवरऑल हमारे कंट्री के लिए और सोसाइटी के लिए फ्रेंडली होना चाहिए। तो इसके लिए जो एक ओवरऑल जो विजन या ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग जो हमारे एक स्टूडेंट को या यूथ को मिलना ज़रूरी है, मुझे लगता है उसको ये इम्पोर्टेंस देता है। और इसलिए क्रेडिट कोर्सेस, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटीज, क्रेडिट ट्रांसफर्स, बहुत सारी बातें इसमें की गई है। और लगातार ये सारी जो बातें चलेगी, इसमें मैं जैसे आपको एनआरएफ की बातें बता रहा था, तो ये एनआरएफ जो है वो खासकर हमारे जो मेंटरिंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस, ये इसमें महत्वपूर्ण बात है। और ये हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को भी, दोनों को ये प्रोत्साहित करने की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है इस दृष्टि से इस पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में लगातार उल्लेख किया जा सकता है, और ये एक तरीके से हमारे उस डेस्टिनेशन की तरफ ले जाने वाली बात है। ये एक इंटीग्रेशन भी करती है, सब चीज़ों का एक समग्र भी है। ये सभी ब्रांचेस को भी इंटीग्रेट कर रही है, स्पेशलाइजेशन को भी रख रही है, क्वालिटी के बारे में भी कह रही है,
एक तरफ हायर एजुकेशन को जो वर्टिकल्स बना रही है, नेशनल हायर एजुकेशन काउंसिल है, नैक के बराबरी से ग्रांट्स, एक्रेडिशन, ये जनरल एजुकेशन काउंसिल, स्कूल के लिए भी उसके एजुकेशन को एक्रेडिट करने की बात, स्टेट डेवलप करे इसके लिए भी बात है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी बातें आई है। और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन को ही बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन स्पेशली द कैंपस एजुकेशन, इसको बड़ा ही इंपॉर्टेंस इसमें दिया गया है। ज्यादातर चीजें मुझे लगता है कि और सरकार का, इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि अपने बंगाल में मैंने सुना कि प्राइवेटाइजेशन के तो बढ़ावा देने वाली बात है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है इसमें गवर्नमेंट का जो 6% ऑफ द जीडीपी जो की बात लगातार होती रही, अब इस पॉलिसी में स्टेट और सेंट्रल मिलकर, दोनों मिलकर 6% का एश्योरेंस करेंगे, ये बात इसमें बताई गई है। और इसलिए उसके आधार पर ही ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो स्कूल एजुकेशन में 100% और हायर एजुकेशन में इंक्लूडिंग स्किल 50% तक ले जाने के बात इसमें कही गई। ये मुझे लगता है कि इसके लिए जो आवश्यक है, ये लीडरशिप की जरूरत है। हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूशन, हर यूनिवर्सिटी के लेवल पर एक लीडरशिप की जरूरत होगी। हर इंस्टीट्यूशन को वो लीडरशिप देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक एकेडमिशियंस के नाते, चाहे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हो, चाहे टीचर्स हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हो, बोर्ड ऑफ स्टडीज के लोग हो, सभी को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपने अपने लेवल पर कि हम लोग कैसा इसको अपने लेवल पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और स्टूडेंट्स को भी इसमें तैयार होना पड़ेगा कि मैं इसके लिए मेहनत करेंगे हम, और हम मेहनत करते हुए पूरा पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके लिए मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स में भी इसका अवेयरनेस, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी किस तरह से आई है, और उनको एक जिसको उदासीन न रहते हुए पूरी तरह एक पार्टिसिपेशन के मूड में आना चाहिए। इसके लिए पूरे सोसाइटी में एक एटमॉस्फेयर बनाने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है। और वो एटमॉस्फेयर ऐसा बनाने में सभी लोगों को भूमिका निभानी चाहिए कि समाज में अगर एटमॉस्फेयर होगा तो मुझे लगता है कि फिर कोई भी सरकार हो, जो चीज़ समाज में पॉपुलर है और समाज जिसकी डिमांड कर रहा है, तो मुझे लगता है एनी गवर्नमेंट उनको इसको एड्रेस करना पड़ेगा। दे कांट, एनी पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट, दे कांट अफोर्ड टू implement, they can't afford to deny the implementation of such policies। तो मुझे लगता है लोगों में कंपटीशन होगा अगर हम एटमॉस्फेयर बनाते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि भाई हम सबसे अच्छी इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं, इस तरीके से हर कोई आगे आएगा। वो दृश्य मुझे लगता है कि बन सकता है, बन रहा है। उसके लिए हम लोगों को आज जैसे आप लोगों ने आयोजन किया, ऐसे और बहुत सारे आयोजन करने की ज़रूरत है, और जिसके माध्यम से मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा लोक जागृति होगी, और जहाँ लोक जागृति होती है वहाँ पर उसका क्रियान्वयन भी उसी तरीके से होता है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं। वैसे ड्राफ्ट बहुत छोटा है, 65 पेजेस का इंग्लिश में है, तो मुझे लगता है सब लोग पढ़ते भी होंगे, पढ़ा भी होगा। तो उसके कई सारी बातें हैं, उसमें हम लोगों को इसके बारे में अच्छे से अच्छा अवेयरनेस लाना, और अवेयरनेस के आधार पर ये इम्प्लीमेंट होने के लिए अपने यहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ में टास्क फोर्स बने, जो 15 दिन में एक लिस्टिंग कर ले फाइनली। स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा जाए कि वो ऐसा कोई ग्रुप बनाए जिससे स्टेट में इम्प्लीमेंट करने की बातें जो है वो निकल के आए। और इसके एक एक बिंदु के बारे में मुझे लगता है कि हम लोगों को अलग अलग सर्कल्स में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, आर्टिकल्स और इंटरव्यूज और डिस्कशंस आयोजित करके, वेबिनार्स, हम लोगों को, जितने लोगों को केवल एकेडमिक कम्युनिटी और एकेडमिक कम्युनिटी के माध्यम से ओवरऑल जनरल पीपल, पॉपुलर आर्टिकल्स की भी, प्रोग्राम की भी ज़रूरत है। तो मैं मानता हूँ कि हम सभी लोग जहाँ भी जहाँ पर है, हम लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और वो आज के समय में जब देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, भारत में जो ताकतें भारत की प्रगति को रोकती थी, आतंक फैलाकर,
उनको रोकने की बात भी हो रही है। भारत के सांस्कृतिक जो धारा है उसको भी मजबूती से स्थापित करने की बात हो रही है। ऐसे समय जब 370 जाकर मुक्त होकर कश्मीर पूरी देश के साथ इंटीग्रेट होकर एक आगे बढ़ने की बात हो रही है, पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट के विषय पर भारत की लीडरशिप सामने आ रही है, एक विकास की बात भारत में हो रही है, भारत में भारत के सांस्कृतिक प्रतीक राम मंदिर की कार्य का शुभारंभ हो रहा है। तो इस समय मुझे लगता है कि देश में ऐसी एक शिक्षा नीति जो हमें अपने पूर्व के गौरव के साथ हमें पूरे दुनिया में सबसे आगे जाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, आह्वान कर रही है। ऐसे समय ये नई शिक्षा नीति का आना मैं मानता हूँ एक शुभ आगमन है। उसी तरीके से उसका स्वागत होना चाहिए और इसके कई सारे स्वागत के साथ साथ मुझे लगता है कि इसके क्रियान्वयन के लिए हम लोग आगे बढ़े। मैं आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे आज आप लोगों के साथ बात करने का मौका मिला। इसके लिए मैं खुद को भी भाग्यशाली समझता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप लोग आगे बढ़कर इसको अच्छे से लोगों तक पहुंचाने में, इसके क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभाएंगे। आपको शुभकामनाएं और भारत माता की जय। धन्यवाद सुनील जी। अभी हमें थोड़ा सा ही समय है, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, तो मैं पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी से निखिल दास